श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 198 to 199 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, जीवन का सबसे कठिन समय होगा लेकिन तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। पंडित जी की बात सुनकर रेखा जी परेशान हो जाते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, कैसा कठिन समय पंडित जी, क्या होने वाला है मेरे बेटे और बहू की जीवन में, ये हम कैसे बता सकते हैं माता जी, यह तो ईश्वर की करनी है। अब महादेव ने इस धरती पर भेजा है तो महादेव ही संभालेंगे। जय महाकाल। अब हम चलते हैं माता जी। पंडित जी एक बार फिर से नैना के सर पर हाथ रखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब आगे पंडित जी के चले जाने के बाद रेखा जी परेशान हो जाती हैं। पता नहीं अब मेरे बच्चों के ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। रेखा जी अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे कहते हैं, हे प्रभु, हे महाकाल, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। रेखा जी को परेशान देखकर नैना रेखा जी से कहती है, माँ सब कुछ ठीक है, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, और रही बात प्रॉब्लम्स की तो वह तो आती जाती ही रहती है। यही तो जीवन का आधार है। अगर प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने स्ट्रांग हैं और कौन हमारा अपना है और कौन पराया, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमें मजबूत बनाती हैं और असली चेहरे भी हमारी आंखों के सामने लेकर आती हैं। और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं होगी तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी। नैना की समझदारी भरी बातें सुनकर रेखा जी भी मुस्कुरा देती हैं और नैना को अपने गले लगा लेती है। रेखा जी नैना से और कुछ कहती है उससे पहले ही विजय की आवाज आती है, जान जान ऊपर आओ। विजय का सबके सामने जान कहकर बुलाना नैना को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और सबके सामने नैना को शर्म आने लगती है। तो रेखा जी मुस्कुराकर नैना से कहती है, बेटा, इस नालायक की बात सुन लो, जरूर अपना कोई सामान रखकर भूल गया होगा और इसीलिए तुम्हें बुला रहा होगा। जल्दी जाओ वरना कुछ ही देर में पूरे कमरे का कबाड़ खाना बना देगा। नैना अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अगले दिन प्रेम और मन्नत भी दिल्ली वापस आ जाते हैं और कुछ समय बाद विजय और नैना भी वापस दिल्ली आ जाते है। समय अपनी गति से बढ़ता रहता है और देखते ही देखे कब 3 साल हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। 3 साल हो चुके थे और अब वंश और अंश दोनों ही अपने नन्हे नन्हे पैरों पर चलते हुए पूरे घर को सर पर उठा लेते थे। दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते थे, दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे से खूब लड़ते थे, लेकिन दोनों के दोनों अपने अपने पापा के बहुत ही ज्यादा लाडले थे और दोनों ही अपनी मम्मी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव थे। लेकिन अंश और वंश को संभालना बहुत ही मुश्किल था। नैना और मन्नत दोनों के ही सर में अंश और वंश को संभालते हुए दर्द हो जाता था। दोनों मिलकर बहुत शैतानी करते थे और नैना और मन्नत को बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। इस वक्त नैना और मन्नत दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके दिन और रात इस वक्त परेशानियों से भरे रहते थे। दिन भर अंश और वंश नैना और मन्नत को परेशान करते थे और रात में प्रेम और विजय नैना और मन्नत को परेशान करते थे। रात का वक्त एक लड़की बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ बैठ के सिरहाने से बंधे हुए थे। कमरे में एसी ऑन था लेकिन फिर भी उसे लड़की के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। लड़की गहरी गहरी सांस ले रही थी। लड़की की सांस भारी होने लगते हैं और उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगते हैं। लड़की को अपनी बूस्ट में काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि एक लड़का उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसकी एक बूस्ट को मुंह में लेकर दूसरी बूस्ट को अपने हाथों से मसल रहा था। लड़का लड़की की क्लीवेज को स्मूच करते हुए उसके पेट पर आ जाता है और अपनी जीभ से लड़की के पेट को लक करने लगता है और फिर लड़का अपने दांत लड़की के पेट पर गड़ा देता है और तभी उसे लड़की की दर्द भरी आवाज आती है, नहीं प्लीज पतिदेव, बाइट नहीं, दर्द होता है। लड़का लड़की के पेट को स्मूच करते हुए विल्डी में कहता है, इतना टाइम हो गया हमें करीब आते हुए, अब तक तो तुम्हें मेरे प्यार करने के तरीके की आदत पड़ जानी चाहिए। वाइफी, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि प्रेम और मन्नत है। इतना बोलकर प्रेम वापस से मन्नत के पेट पर अपने दांत गड़ा देता है और मन्नत दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि मन्नत जानती थी कि प्रेम को बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्रेम के प्यार करने का तरीका
ऐसा ही है, प्रेम हमेशा ही वाइल्ड हो जाता है। और यह बात तो शायद मन्नत क्या आप सभी रीडर भी जानते हैं कि प्रेम हमेशा वाइल्ड होकर ही मन्नत के साथ रोमांस करता है। प्रेम मन्नत के पेट को स्मूच करते हुए वापस से मन्नत के ऊपर आता है और मन्नत के चेस्ट पर बने टैटू को अपनी जीभ से लक करते हुए स्मूच करने लगता है। और इसी के साथ मन्नत दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, क्योंकि प्रेम मन्नत के टैटू को लिखे करते हुए मन्नत को अपनी आगोश में भर लेता है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। मन्नत प्रेम को अपनी गहराइयों तक महसूस कर रही थी और कुछ ही वक्त में मन्नत का दर्द प्लेजर में बदल जाता है और अब मन्नत प्रेम के नीचे तड़प रही थी। मन्नत अपने हाथों को छटपटा रही थी, लेकिन प्रेम ने मन्नत के हाथों को बहुत ही टाइट करके बंधा हुआ था। पूरे कमरे में मन्नत की विल्डी से भरी हुई गूंज रही थी। दूसरी तरफ विजय का कमरा। विजय के कमरे का हाल भी प्रेम के कमरे से कुछ अलग नहीं था। नैना भी इस वक्त बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और विजय नैना के लाप्स को स्मूच रहा था। नैना का एक हाथ विजय के कंधे पर था तो दूसरा हाथ विजय के बालों में चल रहा था और नैना विजय का पूरा साथ दे रही थी। और अब नैना को अपनी सांस भारी महसूस हो रही थी, क्योंकि विजय पिछले 15 मिनट से नैना के लूप्स को स्मूच रहा था और विजय के दोनों हाथ नैना के पूरे जिस्म पर घूम रहे थे। विजय नैना के लाप्स को छोड़कर नैना की गर्दन को चूमने लगता है और नैना की गर्दन को स्मूच करते हुए ही विजय नैना के क्लीवेज तक आ जाता है और नैना की क्लीवेज को चूमने लगता है। विजय नैना की एक बूस्ट को अपने हाथों से मसलने लगता है तो दूसरी बूस्ट को अपने मुंह में लेकर उसे सक करने लगता है। नैना के मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकलने लगती हैं। विजय नीचे जाते हुए नैना के पेट को चूमने लगता है और फिर वापस से नैना की क्लीवेज को स्मूच करते हुए ऊपर आता है और नैना के लाप्स पर अपने होंठ रख देता है और नैना की आगोश में सामाने लगता है। नैना भी दर्द से ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठी में कस लेती है और विजय नैना के लाप्स को छोड़कर नैना की गर्दन को स्मूच करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और फिर पूरे कमरे में विल्डी से भरी आवाज गूंजने लगती है। नैना और मन्नत दोनों के ही पति उनके साथ रोमांस कर रहे थे। अरोड़ा हाउस। काफी रात हो चुकी थी और पूरे घर में अंधेरा था। तभी एक शख्स दरवाजा खोलकर घर के अंदर आता है और सीधा सीढ़ियों से चढ़ते हुए एक कमरे की तरफ चला जाता है। लड़का एक कमरे के दरवाजे को बहुत ही आराम से खोलता है और बिना शोर करे कमरे के अंदर जाता है। कमरे में एक खूबसूरत लड़की अपनी आंखें बंद करके नींद की आगोश में बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी और सीधा उसे लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी में उसे लड़की का चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। लड़की का एक हाथ उसके चेहरे के पास तकिया पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ लड़की ने अपने पेट पर रख रखा था। लड़का आराम से अपने हाथ में लिए बैग को सोफे पर रखता है और लड़की के पास आ जाता है। 2 पल लड़की के चेहरे को निहारने के बाद लड़का झुककर प्यार से लड़की के माथे को स्मूच लेता है और फिर लड़के की नज़र लड़की के पेट की तरफ जाती है तो लड़का मुस्कुरा कर लड़की के पेट की तरफ झुकता है और उसके पेट को भी स्मूच लेता है। और तभी लड़की की प्यारी सी आवाज लड़के के कानों में जाती है, आप आ गए, आज बहुत देर कर दी आने में। आरती के पूछने पर अखिल आरती से कहता है, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे रोज बैठकर मेरा इंतजार करती हो आने का। आरती अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लेकर आती है और अखिल को ताना मारते हुए कहती है, इंतजार मुझे आपके आने का नहीं है, इंतजार है मुझे उस दिन का जब आपका मुझसे भी मन भर जाएगा और आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे। अखिल भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, इंतजार करना छोड़ दो बीवी, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। और फिर अखिल आरती के पेट पर हाथ रखकर कहता है, और अब तो तुम्हें और मुझे जोड़ने के लिए इस दुनिया में हमारे प्यार की निशानी भी आने वाली है, और वो भी एक नहीं दो एक साथ। आरती अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाते हुए अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहती है, आप गलत है मिस्टर अरोड़ा, मेरे पेट में पल रहे बच्चे प्यार मोहब्बत की नहीं नफरत और जबरदस्ती की निशानी है। आरती के बात सुनकर अखिल की आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं और आखिर गुस्से से आरती के बालों को मुट्ठी में पकड़ लेता है और खींचते हुए कहता है, आज कहाँ है, दोबारा मत कहना बीवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपने बच्चों से तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई मेरे बच्चे को नफरत या जबरदस्ती के निशानी कहे, चाहे फिर वो तुम ही क्यों ना हो।
आरती अखिल की आंखों में देखते हुए फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, बीवी कहते हैं आप मुझे 5वें नंबर की बीवी हूँ मैं आपकी। मुझसे पहले जो 4 बीवियां हैं आपकी, उनसे कितने बच्चे हैं आपके? अखिल गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने हर एक शब्द को चबाते हुए कहता है, आई रियली डोंट केयर मेरी कितनी बीवी थी और कितनी नहीं। हकीकत ये है कि अब तुम मेरी बीवी हो और मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, तुम्हारे अलावा मेरी किसी भी बीवी से मेरा कोई बच्चा नहीं है। और हाँ, अगर तुम मुझे पहले ही मिल जाती या फिर कॉलेज में अगर मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं 4 शादी करता ही नहीं, तुम मेरी पहली और आखिरी बीवी होती। अखिल की बातों पर अब आरती को भी गुस्सा आ जाता है और आरती गुस्से में अखिल का हाथ झड़कते हुए कहती है, प्रपोज? आप मुझे प्रपोज करने आए थे या डराने के लिए आए थे? लगता है आप भूल गए हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उसे दिन आपसे पहले एक और लड़का मुझे सिर्फ एक येलो रोज दे रहा था और आपने क्या किया उसके साथ में उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। और फिर कॉलेज में गन से फायरिंग करते हुए क्या अनाउंसड किया था आपने? अगर मेरी आरती की तरफ किसी ने आंख उठा कर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा और अगली बार यह गोली हवा में नहीं, उसे इंसान के सीने में होगी जो मेरी आरती के करीब आने की कोशिश भी करेगा। और फिर बड़े से फूलों का बुके लेकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। एक हाथ में आपका फूल थे और दूसरे हाथ में गन। उसे समय आप कोई कॉलेज बॉय नहीं बल्कि गली के गुंडे लग रहे थे। कैसे एक्सेप्ट कर लेती आपके प्रपोजल को? हाँ बताइए। वैसे हरकतें अभी भी बदली नहीं हैं आपकी। पहले आप कॉलेज में गन लेकर आते थे और अब आप मेरी जिंदगी में गन लेकर जबरदस्ती घुस गए। आरती की बातें सुनकर अखिल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आराम से बिस्तर पर लीन होते हुए कहता है, लेकिन तुम कौन सा काम थी? पूरे कॉलेज के सामने तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया था। कॉलेज में मैं तुम्हारा सीनियर था और तुमने अपने सीनियर पर हाथ उठाया था। आरती अपनी आंखें छोटी करके अखिल को घूरते हुए कहती है, और उसके बदले में जो तुमने मेरे साथ किया उसका क्या? तुमने मुझे कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। एक बार भी मेरे करियर के बारे में नहीं सोचा तुमने। अखिल एक साइड करवट लेते हुए अपनी हथेली पर अपने सर को रख लेता है और फिर आरती के हाथ पर हाथ रख कर कहता है, मैं मानता हूँ कि उसे वक्त में गुस्से में आकर जो भी किया था वो गलत किया था, लेकिन मैंने अपनी गलती भी सुधारी थी। मैंने तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन हटवा दिया था, लेकिन जब तक तुम कॉलेज छोड़कर जा चुकी थी और उसके बाद भी मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। और जब तुम मुझे दोबारा मिला तो मैं तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। और अब मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना बीवी, मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है, तो इसीलिए मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ और तब तक तुम मेरा खाना ले आओ। इतना बोलकर अखिल बिना आरती की बात को सुन वहां से वॉशरूम में चला जाता है और आरती अखिल को ठगी सी देखती रह जाती है। मन्नत विला। नैना और विजय, मन्नत और प्रेम दोनों का ही रोमांस चल रहा था और अब तक कर दोनों सो चुके थे, लेकिन एक दूसरे रूम में भूचाल आया हुआ था तो छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। अंश अपनी तोतली आवाज में वंश से कहता है, ये मेरा है अंकल, इससे मेरे लिए लाए थे और इसे मैं ही हक करके सोऊंगा। अंश से अभी फूफा जी नहीं कहा जाता था, इसीलिए अंश विजय को अंकल बोलता था। वंश भी अपनी तोतली आवाज में कहता है, नहीं यह मेरा है, इससे मेरे पापा लेकर आए थे तो मैं ही इसे अपने साथ लेकर सोऊंगा। दोनों के हाथ में एक ब्लैक कलर का टेडी बेयर था और दोनों ने एक एक तरफ से उस टेडी बेयर को पकड़ रखा था और दोनों उसे अपनी तरफ खींच रहे थे और दोनों के खींचने की वजह से टेडी बेयर फट जाता है और उसकी कॉटन बाहर निकल जाती है और दोनों ही नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर एक मोटा कारपेट बिछा हुआ था जिस वजह से दोनों को चोट नहीं लगती और टेडी बेयर के फटने की वजह से दोनों के हाथ में टेडी बेयर का आधा आधा हिस्सा था। गुस्से में दोनों उस टेडी बेयर के हिस्से को देखते हैं और फिर उसे फेंकते हुए दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और फिर काफी देर लड़ने के बाद दोनों थक कर अपने अपने बिस्तर पर जाकर गुस्से में लेट जाते हैं और एक दूसरे की तरफ से अपना मुंह फेर लेते हैं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे हुए थे, विजय, वंश और अंश, और तभी प्रेम भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही प्रेम डाइनिंग टेबल आकर बैठता है एक जोर से छींक मारता है। दरअसल कल शाम जब प्रेम अपने ऑफिस से घर आ रहा था तब बारिश हो रही थी और रास्ते में प्रेम की गाड़ी खराब हो गई थी। प्रेम गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है
और बारिश बहुत तेज होने के कारण पूरा बारिश में भीग जाता है। शाम में तो प्रेम बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह से ही प्रेम की तबीयत खराब हो गई थी और प्रेम को जुकाम हो गया था, इसीलिए प्रेम सुबह से ही छींक रहा था। अंश अपनी तोतली आवाज में प्रेम से कहता है, पापा आप तो क्या हुआ, छी छी क्यों कर रहे हो? प्रेम अपनी बेटी की प्यारी सी आवाज सुनकर अंश से कहता है, बेटा पापा को कोल्ड हुआ है और जब पापा मेडिसिन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। और प्रेम फिर से छींक देता है। अंश अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहता है, पापा आपको पता है जब मुझे छींक आती है तो मम्मी मुझे कड़वा कड़वा काढ़ा पिलाती हैं। अब मम्मी आपको भी कड़वा कड़वा काढ़ा पिलाएंगी। अंश की बात सुनकर प्रेम अपनी छोटी आंखें करके अंश को देखने लगता है और तभी मन्नत अपने हाथ में एक चाय का कप लेकर आती है और प्रेम को देते हुए कहती है, इसे पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। काढ़ा को देखकर प्रेम की भी नाक चढ़ जाती है और प्रेम अपनी नाक चढ़ाते हुए कहता है, नहीं वाइफी मैं ये काढ़ा नहीं पीने वाला हूँ, मैं मेडिसिन खा लूंगा, लेकिन तुम्हारा ये कड़वा काढ़ा बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मन्नत, अरे ऐसे कैसे नहीं पिएंगे, आप खुद से पीते हैं या फिर मैं अंश की तरह आपको पिलाऊं? मन्नत की बात सुनकर प्रेम गुस्से में मन्नत को घूरते हुए देखता है तो मन्नत कहती है, पतिदेव मुझे गुस्से में घूरने से आपका कोड ठीक नहीं होगा, काढ़ा पीने से होगा, तो मुझे घूरना बंद कीजिए और काढ़ा पी लीजिए, वरना फिर मैं अपने तरीके से पिलाऊंगी। वाइफी तुम्हें नहीं लगता तुम दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही बोल्ड होती जा रही हो? लगता है कल रात कुछ कसर रह गई थी तभी तुम्हारी जुबान इतनी चल रही है। प्रेम की बात सुनकर मन्नत शर्म से अपना मुंह फेर लेती है और गुस्से को कंट्रोल करते हो अपनी आंखें बंद कर देती है। और तभी वंश प्रेम से कहता है, मामू और मामी आपकी नाक पकड़कर आपको काढ़ा पिलाएंगी, क्योंकि मामी हमें भी ऐसी पिलाती हैं। और तभी प्रेम कुछ समझता है या कहता मन्नत प्रेम के पास आती है और मन्नत प्रेम की नाक और मुंह पकड़कर जबरदस्ती काढ़ा के कप को प्रेम के मुंह से लगा देती है और फिर प्रेम को जबरदस्ती काढ़ा पिलाने लगती है और प्रेम को ना चाहते हुए उस काढ़ा को पीना पड़ता है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।